साथियों में राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 पे जो वीडियोस बना रहा हूँ, सीरीज़ का मेरा ये नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 के अंतर्गत टेनेंसी संबंधी जो डिस्प्यूट्स के रिजोल्यूशन का क्या मैकेनिज्म दिया हुआ है। अगर हम एक्ट को पढ़ें तो उसमें ट्रिब्यूनल्स हैं और रेंट अथॉरिटी है। रेंट अथॉरिटी संबंधी जो प्रोविजन चैप्टर 5A में दिए गए हैं, जब शुरुआती तौर पे ये एक्ट लागू हुआ इन द ईयर 2003, तो रेंट अथॉरिटी नाम की कोई अथॉरिटी नहीं थी। बट इन द ईयर 2017 में अमेंडमेंट करके एक्ट में चैप्टर 5A डाला गया, में रेंट अथॉरिटी का पद सर्जित किया गया, में टेनेंसी संबंधित कुछ डिस्प्यूट्स रेंट अथॉरिटी को तय करने का अधिकार दिया गया है। इसके बारे में मैं डिटेल में अपने अगले वीडियो में तब बताऊंगा जब रेंट अथॉरिटी संबंधित चैप्टर 5A का मैं डिस्कशन आपके सामने करूंगा वीडियो के माध्यम से। आज मैं बताने वाला हूँ ट्रिब्यूनल्स के बारे में। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 के तहत दो तरह के ट्रिब्यूनल, एक तो रेंट ट्रिब्यूनल है और दूसरे अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। जहाँ तक रेंट ट्रिब्यूनल की बात है, जो डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी गई है, तथा का जो कॉन्स्टिट्यूट होता है वो होता है सेक्शन 13 के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट इसको कॉन्स्टिट्यूट करती है। नंबर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल्स कितने होंगे, प्लेस ऑफ सिटिंग कितनी होगी, ये भी स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। साथ ही अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए एक से ज़्यादा रेंट ट्रिब्यूनल गठित किए गए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, के मध्य बिजनेस कैसे होगा संबंध में भी स्टेट गवर्नमेंट की पावर दी गई है। हाँ, जब बात आती है कि इस ट्रिब्यूनल को कौन प्रेजाइड ओवर करेगा, कौन इसका मेंबर होगा, ये मैं बताना चाहूँगा कि रेंट ट्रिब्यूनल वन मेंबर ट्रिब्यूनल है। ये केवल एकमात्र सदस्य होता है तो इसका पीठासीन अधिकारी होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, को अपॉइंट करती है हाई कोर्ट। और रेंट ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी या प्रिजाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति के लिए जो क्वालिफिकेशन वो ये है, ऐसा अधिकारी नियुक्त हो सकता है जो आरजेएस है और सीनियर सिविल जज की पोस्ट। अब बात आती है अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल को सेक्शन 2B के अंदर डिफाइन किया गया है, लेकिन उसमें डेफिनेशन बस इतनी है कि अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल से अर्थ एक ऐसे अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल से सेक्शन 19 में दिया गया है। अब सेक्शन 19 में ये दिया गया है कि अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट करेगा स्टेट गवर्नमेंट करेगी। नंबर ऑफ अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल कौन तय करेगा, संख्या कितनी संख्या में कॉन्स्टिट्यूट होंगे, ये भी स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी। प्लेस ऑफ सिटिंग कहाँ पे रहेगी रेंट ऑफ ट्रिब्यूनल की, ये भी स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी बाय नोटिफिकेशन। और अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए एक से ज़्यादा अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं तो उसके बीच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस, कार्य का वितरण कैसे होगा, भी स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी। बट जब ये बात आती है कि इन अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बात आती है, तो वो पावर अपॉइंट करने की हाई कोर्ट को। ये वन मेंबर ट्रिब्यूनल होता है अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल भी, और वो जो एक वन मेंबर ट्रिब्यूनल होता है उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहते हैं, उसका जो मेंबर होता है उसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहते हैं, जो सीट को प्रिजाइड ओवर करता है। और इसमें क्वालिफिकेशन के तौर पे किन अधिकारियों को अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकती है, इसके लिए वो अधिकारी डिस्ट्रिक्ट जज कैडर का अधिकारी होना चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट जज ऐसा अधिकारी होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज कैडर में 3 साल की सेवा काल पूरा कर लिया हो। तो ये इनके कॉन्स्टिट्यूशन को लेके प्रोविजन है। अब बात आते हैं जुरिस्डिक्शन, क्षेत्राधिकार की। सबसे पहले रेंट ट्रिब्यूनल, इसके क्षेत्राधिकार की जब हम बात करते हैं सेक्शन 18 पे हमें जाना पड़ता है। रेंट कंट्रोल एक्ट सेक्शन 18 ये बताया गया है कि टेनेंसी से संबंधित जो भी डिस्प्यूट है लैंडलॉर्ड और किराएदार के मध्य, या उनसे संबंधित से कनेक्टेड कोई डिस्प्यूट है, या उनके एंसिलरी या अनुसांगिक कोई डिस्प्यूट है, वो सारे डिस्प्यूट का क्षेत्राधिकार रेंट ट्रिब्यूनल को है, सिविल कोर्ट को नहीं है। ये स्पेसिफिकली लिखा गया है। प्रकार राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 के अंतर्गत जो टेनेंसी से संबंधित डिस्प्यूट है बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट की एक्ट का एक्सक्लूसिव क्षेत्राधिकार एक्सक्लूसिव रेंट ट्रिब्यूनल को है, सिविल कोर्ट का जुडिक्शन पावर है।
हाँ, इसमें जब हम रेंट कंट्रोल एक्ट के सेक्शन 3 को पढ़ रहे थे, तो सेक्शन 3 के अंदर कुछ मैंने ऐसी प्रीमाइजेस बताई थी आपको, तो जिन प्रीमाइजेस के संबंध में राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2000 के लागू होता है, बट उसके चैप्टर 2 और 3 लागू नहीं होता। चैप्टर 2 में क्या मैं बता चुका हूँ, डिवीजन ऑफ रेंट पावर दी गई, डिवीजन ऑफ रेंट के अधिकार दिए गए हैं, है ना। और उसमें लैंडलॉर्ड अपने या टेनेंट भी ये अधिकार रखता है कि वो रेंट को रिवाइज करा सके। ऐसे ही चैप्टर 3 के अंदर सेक्शन 9 और 10 के अंदर इविक्शन के ग्राउंड दिए गए हैं कि कब लैंडलॉर्ड टेनेंट को अपनी प्रीमाइस से इविक्ट करा के कब्जा प्राप्त कर सकता है। लेकिन सेक्शन 3 के अंदर जो प्रीमाइस दी गई, इस चैप्टर 2 और 3 के प्रोविजन लागू नहीं होते। अब प्रश्न ये पैदा होता है, लागू नहीं होते का मतलब ये होता है कि अगर सेक्शन 3 की प्रोमाइजेस के संबंध में कोई रिवीजन ऑफ रेंट कराना हो, तो वो उस रीति से नहीं हो सकता जिस रीति से चैप्टर 2 में दिया गया है। यदि सेक्शन 3 की प्रोमाइजेस से लैंडलॉर्ड को बेदखली करानी हो टेनेंट की, तो वो उन ग्राउंड्स पे नहीं हो सकती सेक्शन 10 सेक्शन 9 और 10 में चैप्टर 3 में दिए हुए हैं। फिर प्रश्न ये पैदा होता है कि अगर सेक्शन 3 की प्रीमाइजेस के संबंध में रिवीजन ऑफ रेंट कराना हो या लैंडलॉर्ड को बेदखली करानी हो, ये कौन से प्रोविजन लागू होंगे। इसके लिए हम पढ़ते हैं सेक्शन 18 का पहला प्रोविजन, तो ये कहता है चैप्टर 3 और सेक्शन 3 की जो प्रोमाइजेस हैं, जिन पे चैप्टर 2 और 3 लागू नहीं होते, वहाँ पे उन मामलों में रिवीजन ऑफ रेंट और बेदखली के लिए ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या अदर सब्सटेंटिव लॉ फोर्स में सर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन कार्रवाई कहाँ की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी रेंट ट्रिब्यूनल में ही। ये आगे इसी सेक्शन में दे रखा है कि ऐसी प्रोमाइजेज जिन पे चैप्टर 2 व 3 लागू नहीं होते, का भी अगर रिवीजन ऑफ रेंट कराना है, उनसे भी अगर बेदखली करानी है, पटिशन तो आएगी रेंट ट्रिब्यूनल में ही। और रेंट ट्रिब्यूनल प्रोसीजर भी वही फॉलो करेगा जो रेंट कंट्रोल एक्ट में दे रखी है। लेकिन रिवीजन ऑफ रेंट के वो आधार नहीं होंगे जो चैप्टर 2 में दे रखे हैं, तथा बेदखली के वो आधार नहीं होंगे जो सेक्शन 9 और 10 में दे रखे हैं। सेक्शन 18 के प्रोविजन में दे रखा है कि ऐसे मामलों में टीपी एक्ट के प्रोविजन लागू होंगे बेदखली के मामलों में। टीपी एक्ट के प्रोविजन लागू होंगे बेदखली के मामलों में। इसका मतलब हम जानते हैं कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 105 से 117 है, तो लीज के मामलों को गवर्न करता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर कुछ ग्राउंड साबित करने की जरूरत नहीं है किराए के परिसर से बेदखली के लिए। में 15 दिन का नोटिस दे के या 6 महीने का नोटिस दे के, एज द केस में भी टेनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है और बेदखली का मामला कोर्ट में दायर किया जा सकता है। ऐसी सूरत में सेक्शन 3 की प्रॉपर्टी के संबंध में यदि बेदखली करानी है लैंडलॉर्ड को अपनी प्रॉपर्टी से टेनेंट की, तो से 6 महीने का या 15 दिन का एज द केस में भी नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद में पटिशन रेंट ट्रिब्यूनल में दाखिल करनी पड़ेगी। फिर रेंट ट्रिब्यूनल उसको सेक्शन 15 राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 की रीति से सुन के पटिशन को तय करेगा कि बेदखली करनी है कि नहीं करनी है। ऐसे ही रिवीजन ऑफ रेंट के मामले में अगर सेक्शन 3 की प्रोमाइजेस का रिवीजन ऑफ रेंट कराना है, के लिए क्या प्रक्रिया होगी। उसके लिए सेक्शन 18 का प्रोविजन ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या दूसरे सब्सटेंटिव एक्ट है के अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे अप्लाई करेगा, समझने की बात है कि जब भी कोई किराएदारी का एग्रीमेंट होता है, टेनेंसी का कोई एग्रीमेंट होता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, उसमें वो टर्म्स एंड कंडीशन तय करते हैं, किराया भी तय करते हैं। ये भी तय करते हैं कि किराए की बढ़ोतरी साल दर साल किस दर पे होगी। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट को आधार बना के सपोज करें कि 8% की दर से किराया दर बढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज के बीच में, तो उसको आधार बना के उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट बताते हुए एक पटिशन डाली जा सकती है रेंट ट्रिब्यूनल में, और रेंट ट्रिब्यूनल फिर उसी प्रक्रिया से उस पटिशन को तय करेगा जिस
जो प्रक्रिया सेक्शन 14 में दी गई है। और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मैंने इसलिए इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के मामले में दोनों एक्ट इन्वॉल्व होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो इसलिए इन्वॉल्व होता है कि दोनों पार्टी के मध्य साल दर साल किराया बढ़ोतरी का एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इसलिए लागू होता है क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर उसकी पालना एक दूसरी पार्टी द्वारा नहीं की जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराई जा सकती है। परंतु चूंकि ये मामला टेनेंसी का है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच का मामला है, के लिए पटिशन आएगी सेक्शन 18 के क्षेत्राधिकार के तहत रेंट ट्रिब्यूनल में ही, और रेंट ट्रिब्यूनल इस पटिशन को तय करेगा इस अधिनियम की सेक्शन 14 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार। अब ये हो गया। अब आगे ये आता है कि कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें रेंट ट्रिब्यूनल का क्षेत्राधिकार बार किया गया है। कौन से मामले हैं? राजस्थान पब्लिक प्रीमिसेस अनऑथराइज ऑक्यूपेंट एक्ट 1960, ऐसे ही राजस्थान का एक पब्लिक प्रॉपर्टी से एविक्शन ऑर्डिनेंस है 1949 का। इनके जो मामले हैं वो भी टेनेंट और लैंडलॉर्ड के मध्य मामले हैं। सरकारी जमीन में किराएदारी खत्म हो गई, उसके बावजूद भी कब्जों के मामले हैं। इन एक्ट्स में या ऑर्डिनेंस में अलग से एक प्रक्रिया दे रखी है, डिपार्टमेंट कार्रवाई करता है। वो मामले रेंट ट्रिब्यूनल नहीं सुनेगा, वो मामले उन्हीं अधिनियमों के या ऑर्डिनेंस के अनुसार चलेंगे। रेंट राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट से वो मामले गवर्न नहीं होंगे। तो ये प्रक्रिया, ये क्षेत्राधिकार है रेंट ट्रिब्यूनल का। ऐसे ही रेंट ट्रिब्यूनल का एक क्षेत्राधिकार सेक्शन 20 में दे रखा है। सेक्शन 20 बेसिकली क्या है कि फाइनल ऑर्डर्स पास होते हैं, एग्जीक्यूशन के बारे में है। कोई ऑर्डर, भले ही फाइनल ऑर्डर पास हुआ रेंट ट्रिब्यूनल द्वारा या अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल द्वारा, लेकिन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कराने का भार, ड्यूटी, दायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी रेंट ट्रिब्यूनल की है सेक्शन 20 के अंदर। वो एग्जीक्यूशन कैसे होगा, मैं जब एग्जीक्यूशन के बारे में बताऊंगा तो उस बारे में डिटेल में चर्चा करूँ। ऐसे ही 2017 में एक चैप्टर 5 ए राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में ऐड किया गया, और उसमें एक रेंट अथॉरिटी का क्रिएशन किया गया। एसडीएम रैंक का एक अधिकारी होता है। टेनेंसी संबंधी कुछ डिस्प्यूट ऐसे हैं तो रेंट अथॉरिटी सुनती है। जैसे किराए के परिसर में एमेनिटीज से संबंधित कोई डिस्प्यूट है, या ऐसा कोई मामला है कि जो किराए का परिसर है उसमें कोई मॉडिफिकेशन या कोई सुधार या कोई एडिशन लैंडलॉर्ड ने कराया और उसके परिणाम स्वरूप किराए में बढ़ोतरी होनी है, लेकिन दोनों में डिस्प्यूट पैदा हो गया किराएदार और लैंडलॉर्ड के अंदर। वो डिस्प्यूट भी फिर रेंट अथॉरिटी के पास आता है। तो रेंट अथॉरिटी चैप्टर 5 के अंदर जो भी ऑर्डर पास करती है वो ऑर्डर चैलेंज हो सकते हैं रेंट ट्रिब्यूनल के सामने। ध्यान रखना, रेंट ट्रिब्यूनल के सामने, न कि अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के सामने तो वो ही डिस्प्यूट फाइनल ऑर्डर्स जाते हैं जो रेंट ट्रिब्यूनल ने पास किए, लेकिन रेंट अथॉरिटी ने जो ऑर्डर्स पास किए हैं उनकी अपील जाती है रेंट ट्रिब्यूनल के पास में। और रेंट ट्रिब्यूनल ने रेंट अथॉरिटी के आदेश के खिलाफ प्रस्तुत अपील में जो ऑर्डर पास किए है, ऑर्डर फाइनल है, आगे उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में भी चुनौती, ये पावर है। एक पावर है, छोटी सी एक पावर और है सेक्शन 19 के अंतर्गत रेंट ट्रिब्यूनल की। यह है कि अगर कोई प्रोसीडिंग इस एक्ट के अंतर्गत रेंट ट्रिब्यूनल के सामने चल रही है, लंबित है, लैंडलॉर्ड की एप्लीकेशन पे रेंट ट्रिब्यूनल टेनेंट को ये ऑर्डर कर सकता है कि भाई किराए पे दी गई संपत्ति है उसका किराया अदा करता रहे लैंडलॉर्ड को। तो ये हो गई पावर्स किस, रेंट ट्रिब्यूनल। अब दूसरी पावर्स है अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। बारे में ये समझना कि अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के सामने कोई भी विवाद सीधे नहीं आता। कोई भी विवाद सीधे अगर आता है तो आता है रेंट ट्रिब्यूनल के सामने। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के सामने तो वो मामले आते हैं, अपील के मामले आते हैं, ऐसे फाइनल ऑर्डर्स जो रेंट ट्रिब्यूनल ने पास किए हैं, भले ही वो डिवीजन ऑफ रेंट से संबंधित चैप्टर 2 का कोई ऑर्डर हो, बेदखली के संबंध में कोई चैप्टर 9 का ऑर्डर हो, चैप्टर 3 का ऑर्डर हो, या किराएदार को कब्जा वापस दिलाने का कोई ऑर्डर हो रेंट ट्रिब्यूनल ने पास किया हो, या लैंडलॉर्ड के पक्ष में कोई ऐसा कोई ऑर्डर हो जिसमें रेंट ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है
टेनेंट को कि भाई वो बकाया किराया उसको अदा करे। ये सारे ऑर्डर्स चैलेंज हो सकते। सेक्शन 19(6) ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 और अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल, ये अपील के प्रोविजन। ऐसे ही चैप्टर 3 की जो सेक्शन 3 की जो प्रोमाइजेज हैं जिनके संबंध में चैप्टर 3 और 2 लागू नहीं होते, के संबंध में ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या अदर सब्सटेंटिव एक्ट की पावर एक्सरसाइज करते हुए तो ऑर्डर पास किया रेंट ट्रिब्यूनल ने डिवीजन डिवीजन ऑफ रेंट का या बेदखली का, वो फाइनल ऑर्डर्स भी चैलेंज हो सकते अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के पास। और सेक्शन 19 को ऐसे अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल को भी किसी की पावर है, किसी की पावर दोनों को है, रेंट ट्रिब्यूनल को भी अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के सामने अगर कोई पेंडिंग है, कोई अपील पेंडिंग है, लैंडलॉर्ड की एप्लीकेशन पे अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल टेनेंट को आदेश कर सकता है कि भाई वो उसका किराया लैंडलॉर्ड का वो अदा करता रहे। तो ये ट्रिब्यूनल्स के बारे में मैंने बताया, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया, उनके प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में बताया, उनके मध्य डिविजन ऑफ बिजनेस के बारे में बताया, उसका जुरिडिक्शन क्या क्या है उसके बारे में बताया। रेंट अथॉरिटी के बारे में मैंने थोड़ा टच किया, लेकिन उसके बारे में बाद में अलग से वीडियो में ज़्यादा बताऊंगा, तो अलग चैप्टर है पूरा। तो मैं फिर एक बार इस वीडियो के लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को आप एक बार सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने, लेकिन जब भी सुने के बाद में बेयर प्रोविज़न ज़रूर देख लें। आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको प्रोविज़न याद भी हो जाएगा। इसी टैक्टिक पे आप काम करें। थैंक यू।